हाय एवरीवन, वेलकम टू एच एन ऑथन। सो आज हम बात करने वाले हैं एमपी सेट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस की। जो अभी आपका एग्जाम हुआ तो उसके चलते क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए उसमें आज हम बात करने वाले हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस थे अभी, तो जैसे कि आप सभी को पता है एमपी सेट की जो आंसर की है वो अभी नहीं आई है। तो मैं आप सभी को जैसे बताना चाहूंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस आप सभी के करेक्ट हुए हैं। एंड आप सभी मुझे जरूर बताइएगा कि आप सभी के 50 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए इस आंसर की के दौरान। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिला कॉम्प्रिहेंशन। जैसे कि आप सभी को पता है 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से, चाहे मैं नेट की बात करती हूँ चाहे मैं सेट एग्जाम की बात करती हूँ, तो उसमें आते ही आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ना हम कॉम्प्रिहेंशन पे चलते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। विच व्हाट इज द वन, देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। व्हाट इज द वन मेजर रीजन फॉर द डिस्पैरिटी अगेंस्ट द विमेन? महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है उसका प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी, ठीक है, आपका इलिटरेसी, गरीबी, या फिर अंधविश्वास, ठीक है। तो अभी मैं इस पैसेज के अनुसार अगर मैं बात करूं, डिस्पैरिटी, ठीक है, मैंने आप सभी को बताया है कि जब हम पैसेज करते हैं ना तो हम किसको देखते हैं? हम देखते हैं क्वेश्चन का एक कीवर्ड, डिस्पैरिटी अगेंस्ट द वुमेन। तो यहाँ पर जो हमारा कीवर्ड होगा वो होगा डिस्पैरिटी, ठीक। डिस्पैरिटी अगेंस्ट द वुमेन, ठीक है। देखो यहाँ पर डिस्पैरिटी लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? इलिटरेट, राइट। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे इलिटरेट लिखा हुआ है, राइट। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका इलिटरेट, ठीक है। इलिटरेसी जो है ना वो मेजर कॉज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ना आपको बता रही हूँ कि आंसर क्या हो जाएगा। आंसर की के अकॉर्डिंगली मैंने जितना क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है मैं उसके अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। अभी हम वेट करेंगे आंसर की के आने का। इसके अकॉर्डिंगली आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों के आंसर करेक्ट है, और हैं तो कितने हैं। इस तरीके से आप मुझे जरूर बताइएगा, सो दैट फिर हम यहाँ पर एक एस्टिमेट लगाने की अप्रोक्सीमेटली जो कट ऑफ होगी वो किस तरीके की हो सकती है। बाकी कट ऑफ तो जब आपका आंसर किया जाएगा तभी पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विमेन मूवमेंट हैज प्रोग्रेस्ड। जो आपका नारीवादी आंदोलन है उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? स्मूथली, एट अ वेरी स्लो प्लेस, अनइवनली और सेटिस्फैक्टरी। तो यहाँ पर भी अगेन आपका विमेन मूवमेंट को आपको देखना है, ठीक है। विमेन मूवमेंट, देखिए विमेन मूवमेंट लिखा हुआ है ना, विमेन मूवमेंट। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, विमेन मूवमेंट क्या लिखा हुआ है? अनइवनली है। अनइवनली मतलब इवन नहीं है, मतलब सेम नहीं है। अनइवनली मतलब होता है जो असमान रूप से होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका बिल्कुल सी ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमेन राइट्स वर्कर्स आर प्रेसिंग फॉर। महिला अधिकार जो है उसके कार्यकर्ता जोर दे रहे हैं किस पे? वो किस पे दे रहे हैं? तो अगर मैं विमेन राइट्स की बात करती हूँ तो अकॉर्डिंगली दिस पैसेज, विमेन राइट्स को देखिए, यहाँ पर विमेन राइट्स के बारे में होगा जरूर। राइट टू वर्क एट नाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तो है नहीं कुछ भी। विमेन राइट्स पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। विमेन राइट्स, हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विमेन राइट्स वर्कर्स आर स्टिल प्रेसिंग फॉर द एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, फॉर द एलिमेंट्री एजुकेशन एट द एंड ऑफ द स्केल, ठीक। प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन और डिस्क्रिमिनेटरी बिकॉज इट डिनाइड विमेन सर्टेन फ्रीडम। भाई फ्रीडम से ये यहाँ पे डिनाई होता है ना विमेन के लिए, तभी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर डिनाई किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रेसिंग फॉर द फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू मूव, ठीक। यहाँ पे आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प इन द एडवांसमेंट ऑफ द वुमेन थ्रू द एजुकेशनल कल्चरल प्रोग्राम। तो यहाँ पे किसने हेल्प किया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवांसमेंट के लिए हेल्प करती है? अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज यहाँ पर भी मेंशन होगा जरूर। देखिए यूनेस्को, यूनेस्को क्या है? यूनेस्को हेल्प करती है फॉर सीकिंग एडवांसमेंट, ठीक है। देखिए सारा पैसेज में इतना इजी पैसेज है ना, आप सभी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनका जिनको स्टार्टिंग पैसेज पढ़ाया जाता है, वो भी इवन इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, सबके करेक्ट होने चाहिए थे। मुझे बताइएगा कि आप सभी के पैसेज में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज वाज नॉट फॉट फॉर द विमेन एक्टिविटीज? कौन सा यहाँ पर इशू क्लियर नहीं किया है फॉर द विमेन एक्टिविस्ट, ठीक है। कौन सा इशू यहाँ पर नहीं लिया गया है? राइट टू वेट वोट, सॉरी, ठीक है।
एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस पैसेज के अनुसार मुझे जहां तक समझ में आ रहा है तो फ्रीडम फ्रॉम द पॉवर्टी यहाँ पर मेंशन नहीं है। अब देखिए बाकी सब मेंशन है, इक्वल राइट्स के बारे में बोला है, राइट टू वोट के बारे में भी बोला था, एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में भी बोला था, लेकिन फ्रीडम फॉर द पॉवर्टी के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है? गैर मौखिक, जस्ट अ मिनट, हाँ लेट मी जूम दिस। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है तो देखिए सारा आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नन ऑफ अबव। कैसे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है? फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, गेस्चर, सिंबॉलिक लैंग्वेजेस, सब कुछ है, मतलब चेहरे का भाव हो गया, हाव भाव, मुद्राएं, सारी चीजें नॉन वर्बल में आ जाती है। तो वर्बल कौन नन ही हो जाएगा ना, वर्बल पूछ रहा है ना डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन में। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक ट्रांसएक्शन, टू वे प्रोसेस होता है जिसमें कि हम 6 फेजेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। संचार की जो प्रतिक्रिया है उसमें उसकी जो गतिशील होती है वो लेन देन में होती है, दो तरफा प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टेप्स बताइए, ठीक है। देखिए अगर मैं स्टेप्स की बात करती हूँ तो सबसे पहले तो सेंडर होता है। सेंडर क्या करता है? सेंडर क्या करता है? इनकोड करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ प्रेषक के बारे में, प्रेषक क्या करेगा? इनकोड करेगा ना, तो फर्स्ट और फिफ्थ तो ऑप्शन आएगा ही आएगा, क्योंकि रिसीवर यहाँ पे डिकोड करता है। तो पहले सेंडर आएगा ना, सेंडर से फिफ्थ, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो सकता है? 1, 5, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना सभी को? इस तरीके से यहाँ पे मैं आंसर आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या क्या हो सकता है। इन अ प्रोफेशनल सेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बैरियर इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग जो गलतफहमी होती है वो कौन सा संचार बाधा में पैदा कर सकता है, परिस्थिति में पैदा कर सकता है? तो अकॉर्डिंग टू मी देखो, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल लैंग्वेज तो होगा नहीं, स्टेटस भी नहीं होगा, फिजिकल भी नहीं होगा। यहाँ पर हो सकता है जो कल्चरल डिफरेंसेस है। देखो हमारे जो कल्चर्स होते हैं, हमारे जो कस्टम्स होते हैं, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होना पॉसिबल हो सकता है। बाकी और कोई बैरियर्स जो दिख रहे हैं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होनी पॉसिबल नहीं है। सांस्कृतिक अंतर जो है ना उसकी वजह से हो सकता है। You keep a diary or a journal where keep track for everything that happened throughout the day is known as। तो यहाँ पे ये बोला है कि जैसे कि आप जब आप डेयरी के बारे में या जनरल रखते हैं, ठीक है, आप प्रॉपर पूरा वहाँ पे बताते देखते हो कि ट्रैकिंग करने के लिए खुद से आप देखते हो कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारी चीजों का हिसाब रखते हो, तो वो क्या हो गया? वो आपका हो जाता है इंट्रापर्सनल, क्योंकि आप खुद अपने लिए रख रहे हो। समझ में आया? आप खुद अपने लिए रख रहे हो। इंट्रापर्सनल वो होता है जब आप खुद के लिए करते हो या खुद से बात कर रहे हो, ठीक है। इंटरपर्सनल होता है जब आप दूसरों के लिए करते हो, जब दूसरों के साथ आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, मास कम्युनिकेशन, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर हो गया, जैसे आपका टेलीविजन हो गया, ठीक है। एक ही सेंडर है, रिसीवर्स काफी सारे हैं, लाखों हजारों। द प्रोसेस बाय विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सम टेक्नोलॉजी इज नोन एज, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस है जहां पर मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है एक टेक्नोलॉजी के द्वारा? तो वो क्या हो जाता है? मीडिएटेड, मीडिएटेड कम्युनिकेशन। मीडिएटेड कम्युनिकेशन होता है जो मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब जिसके वजह से जा रहा है, जो एक मीडियम है, जो एक वे है, जो एक चैनल है, ठीक है। तो मैसेज जो ट्रांसमिट हो रहा है वो मीडियम के द्वारा ही हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं मीडिएटेड कम्युनिकेशन, ठीक है, मध्यस्थ संचार। तो बात करते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन आया था 500, सेलिंग प्राइस जो है 500 रुपए है, प्रॉफिट जो है वो शॉपकीपर ने 25% दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका कॉस्ट प्राइस आएगा वो क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पर देखूँ सेलिंग प्राइस है 500 रुपए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सेलिंग प्राइस प्राइस की बात करती हूँ 500 रुपए है, यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है, तो कितना आ जाएगा? 125/100 हो जाएगा ना, इंटू 100, ठीक है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए आपका सेलिंग प्राइस का 400 रुपीज 400। 400 इज द राइट आंसर सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंगली। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एसपी वाला फॉर्मूला लगना था। एसपी इज इक्वल्स टू, ठीक है, आपका सीपी एंड उसके बाद फिर आप क्या करते हो उसको मल्टीप्लाई करके एंड जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट करोगे, प्रॉफिट बाय 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 125 हो जाएगा ना, 125/100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब कैलकुलेट करते तो आपको 400 आंसर आ जाता, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। बस बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को
करना है। एक्चुअली जो पेन टैब है ना, पेन जो है ना वो मेरा वर्क नहीं कर रहा, बस मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ कि आंसर्स एक्चुअली में क्या है, ठीक है? तो प्लीज आप लोग इसको देख लेना एक बार। अ, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक स्टूडेंट बोल रहा है, एक स्टूडेंट ट्रैवल करता है हिज विलेज फ्रॉम द स्कूल एंड स्पीड एट अ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। भाई वो जाता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और रिटर्न बैक करता है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। वो जो जर्नी है वो 4 घंटे 10 मिनट है। अब मैं 10 मिनट की बात करती हूँ, 4 घंटे तो ठीक है, सारे किलोमीटर आवर में है, ये चीज समझ में आ रही है, वो मिनट में है। तो मैं 10/60 करूंगी ना, 10/60 करूंगी क्योंकि मुझे उस मिनट को क्या करना है, मुझे उस मिनट को किसमें कन्वर्ट करना है, मुझे उसको आवर में कन्वर्ट करना है। तो आप सभी को पता है भाई 1 मिनट 60 सेकंड्स का हो जाएगा, ठीक है? उसके हिसाब से अगर मैं 10/60 करूँ तो 1/6 हो जाएगा ना, तो 4+1/6, 4+1/6 करोगे। इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो आई थिंक आना चाहिए 25, ठीक है? एक बार मैं इसको सॉल्व करके बता देती हूँ आप सभी को कि आंसर क्या आएगा इसका, सो दैट फिर आप लोग को आंसर पता चल जाए कि किस तरीके से आपने किया होगा। जस्ट अ मिनट, मैं कैलकुलेटर से फटाफट से आप सभी को बता देती हूँ कि एक्चुअल जो आंसर है होगा वो क्या होगा, ठीक है? एक सेकंड। हाँ जी। सो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए ना आप सभी का, यहाँ पे आंसर होना चाहिए 10 किलोमीटर। कैसे हो जाएगा बता देती हूँ आप सभी को। क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे 4 into 6, भाई देखो 4 आवर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है और 6 किलोमीटर वो चल रहा है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे लिखा जाए ना तो मैं ट्राई करती हूँ, चेक, और अगर यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर पाऊँ तो नहीं हो, ठीक है, नहीं हो पाएगा। सो हाँ, तो मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा-सा बता देती हूँ, ओवरव्यू बता देती हूँ। बाकी जब क्वेश्चन्स हम सॉल्व करेंगे, जब आंसर की आ जाएगी, पर्टिकुलरली हम क्वेश्चन्स को सॉल्व करेंगे देन। तो यहाँ पे जो 10 किलोमीटर पर आवर का है ना, जैसे 4 into 6, देखिए 4 किलोमीटर से जा रहा है, रिटर्न बैक भी हो रहा है 6 किलोमीटर, 4 into 6 डिवाइडेड बाय 4+6। अब इसका ये फॉर्मूला है, आप सभी ने सुना होगा, ये जो फॉर्मूला होता है S1 into S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 इनटू टाइम। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाते हो जब आपके पास दो स्पीड दी हो, जब आपके पास दो स्पीड दी हो तो 4 into 6 डिवाइड बाय 4+6 इंटू 25/6। अभी 25/6 कहाँ से आया भाई? 4 आवर्स प्लस 10/60 को किया ना आपने, ठीक है? तो 25/6 आ गया ना। एंड जब आपने कैलकुलेट किया तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 किलोमीटर। समझ में आ गया? 10 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है? इजी है, बहुत इजी है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर एक पर्टिकुलरली सेशन में ना शॉर्ट जो वीडियो के थ्रू मैं क्वेश्चंस आपको बता दूंगी किस तरीके से हुआ है ये, ठीक है? AFCHEZ, तो अगर यहाँ पर देखूं मैं ए से एफ का डायरेक्शन, ए से एफ का देखूं ABC, ठीक है? AB, बी को छोड़ दिया, सी के बाद ABCD, ई के बाद ABCDEFG, जी आएगा ना आंसर। आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर ऐसे हो रहा है ना, ए के बाद एक के रिलेशन में हम यहाँ पे मैं सी को देख रही हूँ, एफ के रिलेशन में यहाँ पे एच को देख रही हूँ, तो +1 हो रहा है। ये चीज ध्यान आ रही है आप लोग को? तो इसलिए यहाँ पे जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं देखूं 11, 22, 75, 304, इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो भी यहाँ पे ना एक ट्रिक चल रही है। वो क्या चल रही है? 11 into 2, 11 into 2 22 होता है ना, 22+2 कितना हो गया? 24। तो 11 into 2 +2 वो 24 हो गया। अगेन यहाँ पर मैं क्या करूंगी? 22 into 3 +3 75, 75 into 4, क्योंकि यहाँ पे सीरीज चल रही है 2 3 4, 75 into 4 +4, तो क्या हो गया? 304। 304 इंटू 5, हाँ 5 इंटू 304 इंटू 5 +5, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1525, बिल्कुल, ठीक है? 1525। इस तरीके से आपको ना सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीरीज चल रही है 2 देन 3 देन 4, इस तरीके से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी आप सभी देख रहे होंगे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। कोडिंग एंड डिकोडिंग से अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पे प्रज्ञेश को इन्होंने इस तरीके से मार्क किया है, धर्मेश का पूछा है। तो प्रज्ञेश की अगर मैं बात करूँ ना, इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार चार का इन्होंने ले लिया है gap, ठीक है?
तो देखिए इधर ए को यहाँ पे ले लिया, आर को यहाँ पे ले लिया, पी को यहाँ पे ले लिया। अच्छा 3-3 का लिया इन्होंने, 3-3 का लिया है। तो पहले ए आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा एच, फिर आ जाएगा डी। तो ए एच डी, ए एच डी तो सब में ही है, इसको छोड़कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे ई एम आर, ठीक है, ई एम आर, है ना, यही है ना। यहाँ पे यहाँ पे आ गया। देन अगेन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सॉरी यहाँ पे जी है, ठीक है, जी को जी रखा है, वाई को वाई रखा है, मतलब आर को हम आर रखेंगे और एम को हम एम रखेंगे, ठीक है। और इसका जो ई है ना वो क्या हो जाएगा, एच। अच्छा इधर से यहाँ पे ले लिया हमने, एच आ जाएगा। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका ई, इस तरीके से, ठीक है, एंड एच आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका बी होना चाहिए, बी होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रज्ञेश को इन्होंने इस तरीके से दिया है, ए देन आर देन डी। तो पहले यहाँ पे ए देन एच देन डी, ठीक है, ये हो गया। और देन इसके बाद यहाँ पे आर, आर ही रखेंगे ना, आर एंड एम तो सेम ही है ना, जी एन एच जी एन वाई तो सेम है, तो आर एंड एम को सेम ही रखना है, तो इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऑल ग्रीक्स आर मेन, ऑल एथनीज आर ग्रीक्स, ऑल एथनीज आर मेन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भैया फर्स्ट फिगर देखो, अगर आप लोगों ने मूड एंड फिगर अच्छे से पढ़ा होगा मेरे सेशंस में, भैया यूजीसी नेट के सेशंस में जो पेपर 1 का है ना वो मैं करा रही हूँ। लॉजिकल रीजनिंग में आप सभी ने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो फर्स्ट फिगर कहाँ पे आती है, फिगर। यहाँ पे देखो ये जो मिडिल टर्म है वो क्या है, मिडिल टर्म है यहाँ पे ग्रीक है ना, दोनों में कॉमन है ना मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हमेशा प्रीमाइसेस में होती है, ये देख रहे हो आप लोग, प्रीमाइसेस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से जब कट डाउन होती है तो ये आता है आपका, ये आता है आपका फर्स्ट फिगर में, ठीक है, फर्स्ट फिगर में। अब यहाँ पर ना एक वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन आया है, ये एस है, ये पी है, ये एम है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, देन यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया, एंड ये मिडिल टर्म हो गया। यही हुआ ना, सब्जेक्ट होता है माइनर टर्म, मेजर टर्म, प्रेडिकेट, एंड मिडिल टर्म आपका मिडिल टर्म होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोगों ने देखा होगा 256 जो होते हैं वैलिड टर्म्स होते हैं, वैलिड फॉर्म्स होते हैं सिलोगिज्म में, ठीक है। जैसे ही आप सभी ने देखा एरिस्टोटल ने अलग दिया है, उनका डेटा अलग है, एरिस्टोटल वाला जो रहेगा वो अलग रहेगा, बूलियन ने अलग दिया है। तो बूलियन के अकॉर्डिंगली ना यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की बात की गई है, तो इसके लिए ना वो बूलियन वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये जो बूलियन वाला है ना, ये बूलियन वाला फॉर्मूला यहाँ पे याद रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको वो वैलिडेट कर रहा है कि ई आई ओ जो 4 नंबर में, 4 टर्म में, ठीक है, 4 फिगर है, तो वो है या नहीं है उसके अकॉर्डिंगली। तो यही पूछा गया है बस, और कुछ नहीं पूछा। तो वो बूलियन वाला याद होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाते, ठीक है। वो भी मैंने अपने सेशंस में आपको ना एक फिगर बताई हुई है प्रॉपर, उसमें बताया हुआ है कि कब किस में लगेगा बूलियन में, कौन से फिगर में फर्स्ट है, सेकंड में है, थर्ड है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है सब कॉन्ट्ररी के बेसिस पे। तो सब कॉन्ट्ररी के बेसिस पे आप सभी को पता है कि भाई हम जब कॉन्ट्ररी होता है ए ई आई ओ, ए ई आई ओ होता है ना, तो आई ओ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। कॉन्ट्ररी आपका ई होता है और आई ओ होता है आपका सब कॉन्ट्ररी। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। संख्या लक्षण, ठीक है, संख्या लक्षण बेसिकली बुद्धिज्म में अगर हम देखें तो ये क्या डिफाइन करता है, ये करता है शब्द को, शब्द, शब्द जो होते हैं ना, शब्द, शब्द एक ऐसा प्रमाण है जहां पर जो बोल दिया गया है ना वो हो गया है, ठीक है। जैसे कि ऑथेंटिक लैंग्वेज, ऑथेंटिक लैंग्वेज जैसे गीता में जो कह दिया है वो हो गया है, उसमें हम कोई चीज चेंज कर सकते नहीं। तो संख्या लक्षणा का मतलब जो होता है बुद्धिज्म में वो होता है शब्द, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी वैलिड है। मीमांसा में कौन सा एडमिट नहीं करता है प्रमाण, ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है 6 प्रमाण होते हैं, 6 प्रमाणों में से अनुपलब्धि जो है ना वो मीमांसा नहीं लेता है, मीमांसा स्कूल है वो नहीं लेता है, ठीक है। पायलट स्टडी क्या होता है, पायलट स्टडी, पायलट स्टडी आप सभी को पता है जब हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं उससे पहले जो हम सर्वे कर रहे हैं या फिर उससे पहले कुछ भी हम कर रहे हैं, ठीक है, टेस्टिंग एक तरीके से, तो वो क्या हो जाता है, वो होता है पायलट स्टडी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा सर्वे टू टेस्ट क्वेश्चंस विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रेस्पोंडेंट्स टू रिफाइन द क्वेश्चंस, ठीक है, प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किए गए परीक्षण सर्वेक्षण, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेप है भाई रिसर्च का, ये तो सबको पता होना चाहिए, तो सबका ही सही होगा, तो सबका ही सही होगा, इसमें तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है, समस्या को पहचानना पहला स्टेप हो जाता है। ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, अगेन यहाँ पर ब्लूप्रिंट मतलब हो जाता है आपका शो द डिजाइन। देख रहे हो कितना इजी इजी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग मुझे लगा कि थोड़ा सा आप लोगों को इसीलिए नहीं पता होगा, जैसे जो मेरी क्लासेस ले रहा है डेफिनेटली उनको तो पता ही होगा जो पेड क्लासेस में है, लेकिन
जो थोड़े से नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वीडियोस वगैरह देख के समझा है और तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा होगा, बट लॉजिकल रीजनिंग भी इतना कोई टफ नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई सोर्सेस कलेक्टेड बाय अदर्स। अदर्स के द्वारा कौन सा होता है, जो दूसरे करते हैं वो सेकेंडरी सोर्स हो गया ना, द्वितीय हो गया ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ना आपका क्वेश्चन आया था एवरेज से रिलेटेड, औसत से रिलेटेड। यहाँ पे इन्होंने बोला 640 जो स्टूडेंट्स हैं वो 6 ईयर्स में लेते हैं भैया, ठीक है। 6 ईयर्स एवरेज, तो मल्टीप्लाई कर लो 640 इंटू 6। एक सेकेंड मैं इसको बड़ी बता देती हूँ आप सभी को क्या आएगा इसका आंसर कैलकुलेट करके। 640 इंटू 6, औसत तो सबको निकालनी ही आती होगी। 640 इंटू 6 कर लिया तो 3838 बन रहा है। मैं इसको सबको करूँ ना, 300, 500, 400, 600 और 700, तो क्या बन रहा है? तो क्या बन रहा है? आई थिंक 2500 बनेगा। ठीक है। तो ये बनेगा 2500। अब 2500 को हम 640 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 6 से। ठीक है। 3840 को 25 से माइनस कर दो। 3840 को 25 से माइनस कर दो तो 1340 आंसर आना चाहिए। 1340 आंसर आ गया। इतना इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी है भाई। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे तो मैं सही बताऊं आप लोगों को, कोई ज्यादा है नहीं टफ। वायर ट्रांसमिशन मीडिया इज द फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक्स। भैया फाइबर ऑप्टिक्स लगता है ना आजकल, जो जल्दी से जल्दी आपको मैसेज को ट्रांसमिट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो 26 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। ई रकम पोर्टल, ई रकम पोर्टल किसके लिए है? अगर मैं बात करती हूँ ई रकम पोर्टल, तो फार्मर्स के लिए होता है ये। ई रकम पोर्टल जो है वो फार्मर्स के लिए है। इसकी जो फुल फॉर्म है, मैं रकम की फुल फॉर्म भी बता देती हूँ आपको। माइनिंग कुछ किसान से रिलेटेड है ये, बिकॉज ये ना अभी करंट अफेयर में आया था। ठीक है। जो पोर्टल है ना वो आपका करंट अफेयर में आया भी हुआ है। तो राष्ट्रीय किसान, हाँ, राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, ई रकम जो रकम का फुल फॉर्म है ना वो क्या है? राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी। ठीक है। तो वो हो जाता है फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ईच होस्ट, हर एक इंटरनेट में आप लोगों ने देखा होगा यूनिक नंबर होता है, तो वो आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फॉर द ड्राइविंग टेक्नोलॉजी फॉर द सेंट्रल एंड द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट? तो एनआईसी, एनआईसी इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स आपका नेटवर्क हो गया। ठीक है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना, ये कब आया था ये मुझे बताना। ठीक है। ये कब आया था मुझे बताना। ओके। सेंटर, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है। यूआरएल की फुल फॉर्म तो आप सभी को पता ही होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ, गांधी सागर रिजर्वायर, गांधी सागर रिजर्वायर कहाँ पर है? तो चंबा में, चंबल में है। ठीक है। चंबल में है, राइट। कौन से रिवर को ये कंस्ट्रक्ट करता है? सॉरी, चंबल रिवर को कंस्ट्रक्ट करता है। गाजीपुर लैंडफाइल, गाजीपुर लैंडफाइल साइट फॉर द वेस्ट डंपिंग, तो आप सभी ने देखा होगा गाजीपुर में, एक ना गाजीपुर और दिल्ली के इलाके में ना आप लोगों ने देखा होगा गाजीपुर में जो बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं पहाड़ों से भरा हुआ कूड़ा का ढेर है ना, डंपिंग वेस्ट, तो वो कहाँ पे जा रहा है? मोस्टली स्टूडेंट ने उत्तर प्रदेश क्या होगा, बट द आंसर इज दिल्ली। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली के अंदर है ना भाई, दिल्ली को पोल्यूट कर रहा है और दिल्ली के अंदर आ रहा है। यही बोल रहा है कि लैंडफिल साइट जो है ना सिचुएटेड कहाँ पर है वेस्ट डंपिंग के लिए। तो गाजीपुर से ना काफी स्टूडेंट्स ने ना उत्तर प्रदेश कर दिया होगा, बट द आंसर इज दिल्ली। ठीक है। बाकी हम वेट करते हैं आंसर की का। यहाँ पे पूछा है क्लासिफिकेशन द सलाइन सॉइल डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिसिटी, ईसी एंड द सोडियम एब्सॉर्बिशन रेशियो, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? भाई ईसी की अगर मैं बात करती हूँ तो मोर देन 4 हो जाएगा, और आपका जो सोडियम वाला है वो लेस देन 13 हो जाएगा, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर पूछा है आपको फुल फॉर्म का, ये आपका है क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, बायो ई थ्री है ना, हाँ बायो ई थ्री है। तो इसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी फॉर द इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो ये फुल फॉर्म है, बिल्कुल एग्जैक्ट, बहुत इजी है। नेक्स्ट, ग्रीन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो एटलीस्ट आपकी 5 मिलियन मेट्रिक टन्स को डेवलप करती है प्रोडक्शन में, ग्रीन प्रोडक्शन में, ग्रीन हाइड्रोजन में। का टारगेट कब तक है? 2030 तक है। ठीक है। मैं आप सभी को ना सिर्फ आंसर बता रही हूँ, थोड़ा सा क्विक इसलिए चल रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ आप सभी को पता चल जाए आंसर। ठीक है। यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका जो नालंदा ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का अवार्ड दिया था, मिला था दैट मीन्स, तो 2016 में मिला था। ध्यान रखिएगा 2016 में मिला था। 2009 में ना टेंटेटिव डेट आई थी और 2016 में इसको बनाया गया था। ठीक है।
गवर्नमेंट स्टेब्लिश यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन विच ईयर, तो ये आप सभी को पता है, जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 में आया था, तो 56 में इसको पार्लियामेंट में ले लिया गया था, इसका एक्ट बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट बी। अच्छा, ये दोबारा रिपीट हो गया। ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा वहां पे क्लियर नहीं था ना, इसलिए शायद मेरे को लग रहा है स्टूडेंट ने ना यहाँ पे दोबारा से इसको भेज दिया है। ठीक, वही मैंने आंसर बता दिया आप सभी को। ठीक है, इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं, संकल्प का क्या फुल फॉर्म है। संकल्प की फुल फॉर्म तो आप सभी को पता होनी चाहिए, स्किल एक्विजिशन। स्किल एक्विजिशन फॉर द नॉलेज अवेयरनेस एंड द लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न, हाँ, वेस्टर्न एजुकेशन कौन प्रमोट करता है, तो मैक्यूलरी मिनट। ये तो हायर एजुकेशन में आप सभी ने पढ़ा है ना। ठीक है, राइट, विरोधी था। अच्छा, विरोधी थे। हु वाज द स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को कौन क्रिटिक्स के बेसिस पे मान रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आई थिंक, हाँ, मैक्यूलरी मिनट तो सपोर्ट करते थे भाई, मैक्यूलरी मिनट तो सपोर्ट करते थे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, मुझे लगता है एनी बेसेंट होना चाहिए। एग्जैक्ट इसका आंसर में थोड़ा सा डाउट है। लेट आंसर की कम। ठीक है, सबसे पहले आंसर की को आने देते हैं एंड देन उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, बिकॉज मैक्यूलरी मिनट तो सपोर्ट करते थे वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, इसको अभी थोड़ा छोड़ देते हैं, बाकी आंसर की आने देते हैं। हो सकता है फर्ग्यूसन भी मुझे लग रहा है, बिकॉज फर्ग्यूसन ना वेस्टर्न एजुकेशन के ना क्रिटिक्स में थे बेसिकली, जहां तक मुझे विरोधी में थे। हो सकता है डी वाला आंसर भी हो। और बाकी अभी देखते हैं आंसर की कब तक आती है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर देखते हैं। 40th क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है भाई, नालंदा यूनिवर्सिटी तो बिहार में है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में। विक्रमा, विक्रमा कहाँ पे आ जाएगा, उड़ीसा। एंड पुष्पागिरी, पुष्पागिरी इज इन उत्तर प्रदेश। नहीं, यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, नालंदा हो गई बिहार में। ठीक है, तक्षशिला हो गई पाकिस्तान में, तो इसके अकॉर्डिंगली 1 और 3 आ जाएगा ना। हाँ, तो फर्स्ट हो गया ना ऑप्शन, बिल्कुल। विक्रमाशिला हो गया बिहार में। यहाँ पे ना थोड़ा सा ये क्या हो गया, विक्रमाशिला बिहार में, ठीक है। पुष्पागिरी, यस, ठीक है। हाँ, विक्रमाशिला भी तो बिहार में, इसको छोड़ दिया इन्होंने, इसीलिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी राइट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियरल टर्म्स। ठीक है, तो वो क्या, कौन सा आ जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, व्यवहारिक उद्देश्य। Next question. Who gave the statement? Teaching is the arrangement of the contingencies of the reinforcement. भाई reinforcement की जब भी बात आए ना, स्किनर है। स्किनर ने ही तो reinforcement लॉ दिया था, याद है सबको या नहीं है। स्किनर। ठीक है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इवैल्यूएशन इंक्लूड्स। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करती हूँ, विकास की बात करती हूँ, तो वो आपका होना चाहिए स्मरण एंड रिकॉग्निशन में, स्मरण एंड रिकॉग्निशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, right? Next question, which one of the following option is not correct for the relative practice cycle of the teaching? इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है for the reflexive? So that means कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होना चाहिए ट्रांसएक्टिंग। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ना लेन देन करना है, तो ट्रांसएक्टिंग तो नहीं होगा, मेंटरिंग हो सकता है, रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिफ्लेक्सिव प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग में, तो वो प्लान भी होता है, एक्सेसिंग भी होता है। हाँ, मेंटर कर सकते हैं टीचर्स, लेकिन खुद से ही करना पड़ता है। रिफ्लेक्सिव वो लर्निंग है जहाँ पे ना लर्नर खुद इन्वॉल्व होता है अपने काम को करने के लिए। ठीक है, तो ट्रांसएक्टिंग यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बुलेटिन बोर्ड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टीचर तो इंक्लूड नहीं होगा ना, बाकी तो सब बुलेटिन बोर्ड में हो सकता है। 45 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। देन उसके बाद है प्राइमरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे को हम क्या कहते हैं, पहला जो सर्वे है उसको हम बोलते हैं मेन सर्वे। वही मेन है ना, वही प्राइमरी है, वही इंपॉर्टेंट सर्वे है, मुख्य सर्वे है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा मेन सर्वे। आप सभी को पता है, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं, तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है। कंट्रोल मतलब वो होता है जहां पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, भाई एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ना आ जाए, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैक्सिमाइजिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ठीक है, प्रयोगित जो प्रयोगतम स्थितियां हैं उनको अधिकतम करना। ठीक है, तो हमें एक्सपेरिमेंटल जो कंडीशंस है ना उसको मैक्सिमाइज करना है, तो कहीं ना कहीं हमें उसे कंट्रोल करना है, हमें उसे क्या करना है, कंट्रोल करना है। 48 क्वेश्चन में अगर हम देखें, फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप तो भाई सिलेक्शन होना चाहिए ना। हाँ, सिलेक्शन,
बिकॉज़ मैं अभी बात करती हूँ कंप्यूटर डेटा एनालिसिस की, तो जब हम स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, कुछ अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनिटली वहाँ पे फिर रिसर्चर्स के बारे में फर्स्ट स्टेप आ जाता है। तो रिसर्चर किस तरीके से करेंगे, तो पहले सेलेक्ट करते हैं वो सॉफ्टवेयर को, ठीक है? 49 क्वेश्चन बोला है कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च लेआउट के बारे में बताइए, उसके स्टेप्स के बारे में बताइए। तो सबसे बेस्ट तो यही है, पहले एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर लिटरेचर रिव्यू होता है, फिर कंक्लूजन होता है। इसके बीच में और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन वो मिसिंग है, तो अब उनको छोड़ देना है। जो आपके पास विजिबल है, जो आपके पास है, उस पे काम करोगे ना आप लोग, ठीक है? व्हाट इज द थ्योरी ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्टेड एज? भाई हाँ, अगर हम राइट एंड रॉन्ग की बात करते हैं, तो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे एथिक्स होते हैं, रिसर्च एथिक्स। याद आ गया? तो यहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से ना क्वेश्चंस को थोड़ा-सा आप लोग फोकस करके चलना। ये जो मैंने आंसर्स आपको बताए हैं, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ हो, है ना? हो सकता है थोड़ा-सा एक आध क्वेश्चन में चेंज हो या आंसर की का हम वेट करें। हो सकता है वहाँ पे आंसर की कुछ और दी हो। बट जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना, उसके आंसर्स मैंने आपको बिल्कुल करेक्ट ही बताएँ। एक आध क्वेश्चन होंगे जैसे कि मैंने अभी आपको वो वेस्टर्न एजुकेशन का बोला, तो उसमें हो सकता है कि उसमें चेंज हो। बट ओवरऑल जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी के आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए और कितना आप स्कोर कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।